Good afternoon to one and all. Myself Sushma Verma from Shreen Sardol, and today I am going to deal with Mental Health Act. Due to COVID-19, we all know we are taking online classes for the students. So we start with the topic Mental Health Act. The history of Mental Health Act was drafted by the Parliament in 1987, but it came in effect in 1983 in states and union territories. So this act has replaced the Indian Lunacy Act 1912, and Mental Health Bill 14 come into practice as 22 May 1987. It's derived from England and Wales. In 1959, amended in 1987, included 10 chapters. So Mental Health Act was having 10 chapters. Before that, we are having Indian Lunacy Act. That was the old one. In that, having 8 chapters only. So in the Parliament, Mental Health Act was drafted in 1987 because of new process and new steps of caring for the mental health people. So reason why they had enacted the Mental Health Act, because of the attitude of the society towards the mentally ill. Reason is to change the attitude of our society towards the mentally ill client. So what are the objectives of Mental Health Act? First one is to regulate admission into psychiatric hospitals and psychiatric nursing homes. हमको क्या करना है, साइकेट्रिक हॉस्पिटल और साइकेट्रिक नर्सिंग होम जितने भी हैं हमारे एरिया में, उनमें क्या करना है, मेंटल हेल्थ पेशेंट का एडमिशन करवाना है. तो हमको मेंटल हेल्थ एक्ट क्या करता है, एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि हम कैसे एडमिशन करेंगे. अपने सोसाइटी को हमको मेंटली इल पर्सन से क्या करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है. यदि हमारी सोसाइटी में कोई मेंटली इल पर्सन है तो हम उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे तो हमारा सोसाइटी क्या होगा, उससे बचेगा और उनको बराबर हम केयर प्रोवाइड कर सकते हैं. साइकेट्रिक हॉस्पिटल और नर्सिंग होम्स को में जितनी भी परेशानियां आ रही हैं तो हमको सिटीजन्स को क्या करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है और जितना ज़्यादा हो सके हमको मेंटली इल पर्सन को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है. सेंट्रल और स्टेट एरिया में हमको क्या करना है, मेंटल हेल्थ सर्विसेज जितना ज़्यादा हो सके उतना देना है. गवर्नमेंट का जो पावर है उसको हमको रेगुलेट करके रखना है. गवर्नमेंट ने हमको क्या किया है, लाइसेंस प्रोवाइड किया है इसको, साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स को और साइकेट्रिक नर्सिंग होम्स को. तो हमको उस लाइसेंस को क्या करना है, रिन्यू करवाते रहना है और उसके थ्रू हमको न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस मिलते जाएंगे. लीगल एक्ट्स होते हैं जो वो हम जो मेंटल हेल्थ एक्ट होता है वो हमको कैसे लीगली एक्टिव रहना है और लीगल एक्टिविटी कैसे करना है ये हमको प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट आता है, इसमें 10 चैप्टर्स हैं. तो फर्स्ट चैप्टर आता है साइकेट्रिक हॉस्पिटल या नर्सिंग होम. साइकेट्रिक हॉस्पिटल या नर्सिंग होम जो होता है वो किसके थ्रू मेंटेन होता है, गवर्नमेंट के थ्रू. और सेकेंड होता है मेंटली इल पर्सन, इसी के अंदर है. इसमें मेंटली इल पर्सन कौन होते हैं, वो पर्सन जो इनको मेंटल डिसऑर्डर होता है या जो मेंटल रिटार्डेड होते हैं. साइकेट्रिस्ट कौन होते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा किया होता है साइकेट्रिक, स्पेशली साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग पे. और रिसेप्शन ऑर्डर आता है. इनमें ये 4-5 टर्मिनोलॉजीज आते हैं जो चैप्टर 1 में डील होते हैं. तो रिसेप्शन ऑर्डर क्या है, ये एक ऐसा एक्ट है जो एडमिशन और डिटेंशन मतलब डिस्चार्ज होता है साइकेट्रिक होम से या साइकेट्रिक नर्सिंग होम से या साइकेट्रिक हॉस्पिटल से, किसका, पेशेंट का. ठीक है. नेक्स्ट आता है चैप्टर 2. चैप्टर 2 क्या डील करता है, सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटी फॉर रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज. इस्टेब्लिशमेंट हुआ है किसका, सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटी का. जो मेंटल हेल्थ एक्ट है उसके साथ साथ हमको सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटी से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस मिले हैं जिसके थ्रू हम मेंटल हेल्थ सर्विसेज को क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट करके बराबर हम रन कर सकते हैं. थर्ड चैप्टर डील करता है एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ साइकेट्रिक हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स. के लिए हमको क्या करता है, ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि हम कैसे केयर देंगे हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स में, कैसे हम अपने पेशेंट को रिकवर कर सकते हैं, कि कितना ज़्यादा हम पेशेंट को क्योर कर सकते हैं और कैसे हम थेरेपी दे सकते हैं. ये सारी चीज़ों के बारे में हमको चैप्टर 3 बताता है. चैप्टर 4 डील करता है क्या, एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर.
एडमिशन ऑन वॉलेंट्री बेसिस पे होता है, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस पे होता है, रिसेप्शन ऑर्डर पे होता है, इमरजेंसी होता है, या मेंटली इल प्रिजनर्स। तो एडमिशन ऑन वॉलेंट्री बेसिस क्या होता है, जो पेशेंट या जो पर्सन जो मेंटली डिस्टर्ब है ना, वो खुद से आके एडमिशन लेते हैं या खुद से उनको लगता है कि मुझे कोई परेशानी है तो वो हॉस्पिटल आते हैं। दूसरा क्या होता है, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। स्पेशल सर्कम जैसे वॉर वगैरह हो गया, या बाहर बहुत परेशान कर रहा है, बाहर गलियों में घूम रहा है, तो वैसे पेशेंट्स को क्या करते हैं हम, जो दूसरों को हानि पहुंचा रहे हैं, दूसरों को हार्म कर रहा है, उसको हम लाके एडमिट करवाते हैं। उसमें भी रूल्स है, हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है रिसेप्शन ऑर्डर। रिसेप्शन ऑर्डर मतलब पुलिस या मजिस्ट्रेट के थ्रू हम पेशेंट को क्या करते हैं, एडमिट करते हैं साइकेट्रिक हॉस्पिटल में। एडमिशन इन इमरजेंसी। इमरजेंसी मतलब पेशेंट यदि अपने आप को हार्म कर रहा है या अदर्स को हार्म कर रहा है तो उस कंडीशन में उसको एडमिट करते हैं। और मेंटली इल प्रिजनर। प्रिजनर मतलब कैदी, जो जेल से पेशेंट आए होते हैं, ठीक है। तो इन सबका एडमिशन डील होता है किसमें, चैप्टर 4 में। और मिसलेनियस एडमिशन। मिसलेनियस मतलब कोई ट्रीटमेंट प्रोसीजर या कोई रिव्यू प्रोसीजर के लिए आते हैं, वो होते हैं मिसलेनियस। नेक्स्ट आता है चैप्टर 5। चैप्टर 5 क्या डील करता है, डिस्चार्ज ऑफ मेंटली इल पेशेंट। वो भी वॉलेंट्री बेसिस पे होता है, मतलब पेशेंट खुद चाहता है डिस्चार्ज करना। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस मतलब उनकी घर में कोई प्रॉब्लम है या उनके घर में किसी का डेथ हो गया है तो उस कंडीशन पे। रिसेप्शन ऑर्डर मतलब मजिस्ट्रेट का ऑर्डर रहता है, यदि पेशेंट अपना घर जाना चाहता है तो 6 मंथ 8 मंथ में उनको क्या करते हैं, 10 डेज 15 डेज 1 मंथ के लिए पेशेंट को बाहर जाने के लिए अलाउ करते हैं। बाय पुलिस। पुलिस क्या करती है, पेशेंट को उनके घर ले जाती है ना, और उनके घर में छोड़ती है। कोई परेशानी होती है तो वो अपने घर पे रह सकते हैं, ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं और किसी भी चीज़ के लिए। और मेंटली इल प्रिजनर। प्रिजनर्स को कौन ले जाता है, पुलिस या मजिस्ट्रेट के थ्रू उनको क्या करते हैं, हम उनके घर छोड़ते हैं। केयरिंग में रहते हैं वो, और पूरे टाइम क्या रहते हैं, सुरक्षा गार्ड के साथ रहते हैं, कोई ताकि वो खुद भी हार्म ना हो और दूसरों को भी हार्म ना कर सके। नेक्स्ट आता है लीव ऑफ एब्सेंस। लीव ऑफ एब्सेंस क्या है, ऑन एप्लीकेशन बाय रिलेटिव और अदर, है ना। जो जैसे घर में कुछ शादी ब्याह है या कुछ काम हो रहा है, कुछ फंक्शन गैदरिंग हो रही है, तो उसमें क्या कर, लीव ऑफ एब्सेंस जो होता है वो सेक्शन 45 के अंडर में है। रिलेटिव जो होते हैं वो मेडिकल ऑफिसर को क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन देते हैं, जिसके थ्रू मेडिकल ऑफिसर, मजिस्ट्रेट और पुलिस से परमिशन होने के बाद फिर मैक्सिमम 60 डेज का पेशेंट को लीव मिलता है अपने घर जाने के लिए। नेक्स्ट आता है चैप्टर 6, जिसमें जुडिशियल इंक्वायरी होता है। जुडिशियल इंक्वायरी किस चीज़ का होता है, मान लो पेशेंट तो मेंटली अनहेल्दी है, तो उनके पास उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, उसका प्रोसेसिंग कितना है, उसकी कस्टडी, उसके प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट, उसके बिहाफ में कौन मैनेज करेगा, कौन वो उसका खुद का देखभाल कौन करेगा, इन सारी चीज़ों का जुडिशियल मतलब स्ट्रिक्टली इंक्वायरी होता है। किसका, मेंटल हेल्थ पेशेंट का, उनके प्रॉपर्टी का, उनके कस्टडी का और उनके प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के लिए। ये आता है चैप्टर 6 में। नेक्स्ट आता है चैप्टर 7। चैप्टर 7 क्या डील करता है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। हम लोग जो मेंटेनेंस ऑफ ट्रीटमेंट मतलब जो हॉस्पिटल में पेशेंट रहते हैं उस टाइम पे पेशेंट को जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं उसका कॉस्ट कितना है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल है उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट के ऊपर कॉस्ट करते हैं, और उतना ही पेशेंट पे कर सकता है, हम एक्स्ट्रा कोई भी कॉस्ट चार्ज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है चैप्टर 8, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मतलब मेंटली इल पर्सन हम आगे राइट्स में पढ़ेंगे। बहुत सारे राइट्स है कि वो अपने खुद के कपड़े पहन सकते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हैं, फ़ोन में बात कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन वो पर्सनल नहीं रखेंगे जो ऑफिस में है, ठीक है। वो मेडिसिन के लिए इग्नोर कर सकते हैं, ECT के लिए मना कर सकते हैं। बहुत सारे उनके राइट्स है, जैसे कि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को राइट्स होते हैं। तो हमको क्या करना है, प्रोटेक्शन करना है, उनकी राइट्स को हमको प्रोटेक्ट करके रखना है, लीगली हमको करना है, उनके राइट्स को हमको वायलेट नहीं करना है। नेक्स्ट आता है चैप्टर 9, जो कि डील करता है एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ साइकेट्रिक हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम। तो इसमें मेंटल हेल्थ एक्ट हमको क्या करता है, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि हम कोई भी साइकेट्रिक हॉस्पिटल या नर्सिंग होम कैसे ओपन कर सकते हैं और कैसे बेटर एंड बेटर केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है चैप्टर 10, जो कि क्या डील करता है, क्लैरिफिकेशन डील करता है, जो कि सर्टेन प्रोसीजर्स होते हैं। तो
कौन करता है क्लैरिफाई? जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज होते हैं साइकेट्रिक हॉस्पिटल में, वो क्या करते हैं, एवरी 6 मंथ का रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं और अपने सीनियर अथॉरिटी को भेजते हैं। और यदि हर हॉस्पिटल हर 6 जो मेंटल हेल्थ एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस कर रहा है तो तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर उस हॉस्पिटल का जो क्या बोलते हैं अफिलिएशन है वो कैंसिल कर दिया जाता है और उनको अर्थदंड मतलब पनिशमेंट दिया जाता है, कैश या कोई भी चीज़। तो ये सारे आते हैं मेंटल हेल्थ एक्ट के अंडर में, ठीक है। So today we had deal about mental health act, in that it has come into parliament by the parliament in the act of in the 1987. So it has included 10 chapters. Thank you to one and all.